हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का बुक पेपर है आपका मैकेनिक्स यूनिट नंबर 3 करवाते हैं एमसीक्यू। ठीक है, और जो कि आपको पता ही है अब आएंगे एमसीक्यू, तो एमसीक्यू करते हैं हम। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति में खालिस्तान क्या होता है कि बल हमेशा नियत बिंदु की ओर लगते। जो केंद्रीय बल होते हैं ना भाई, जो केंद्रीय बल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं जो हमेशा बिंदु की ओर लगते हैं। ठीक है, बिंदु की ओर लगते हैं ये। ठीक है, जो भी बल लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, केंद्र बिंदु की ओर लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एफ आर केंद्रीय बल है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो एक बात याद रखना, क्या याद रखना है, हाँ, अब देखो क्या याद रखना है कि जो केंद्रीय बल होते हैं ना वो क्या होते हैं, संरक्षी बल होता है। पूछ भी ले आपसे, जो केंद्रीय बल होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल का जो कर लेते हैं ना हम, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप बताओ कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, बी 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 ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय बलों की गति में त्वरण का त्रिज्य घटक होता है और एक कौन सा घटक होता है, कोणीय घटक। तो मैंने आपको बता रखा है, एक तो त्रिज्य घटक रेडियल ए आर, कोणीय घटक ए थीटा, इन दोनों की वैल्यू होती है क्या होती है, तीसरे क्वेश्चन में ये देखो, इसमें ऑप्शन आएगा ये। अब मैं थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ कि जो आर डबल डैश लिख रखा है ना वो है आपका डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, और अगर थीटा डैश लिख रखा है तो उसका मतलब है डी थीटा अपॉन में डी टी। ठीक है, तो अब आप नोट्स में चेक कर लेना कि सर ने ये क्वेश्चन कैसे करवा रखा। ठीक है, तो केंद्रीय बलों में गति के त्वरण त्रिज्य घटक तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। और केंद्रीय बलों की गति में त्वरण का कोणीय द्विवंशी घटक होता है, वो कौन सा होता है, तब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये अब चेक करना आप। ठीक है, टाइम नहीं खराब करना यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा आप खुद भी मेहनत करो। 5 क्वेश्चन, केंद्रीय बलों में कोणीय संवेग होता है। अब जैसे मान लो, इसलिए बोल रहा हूँ टाइम खराब मत करो, क्योंकि अब ये सब को ये है कि अब एमसीक्यू करवा रहे हैं और पूरे डेरिवेशन करवाने लग जाए। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेशन वैसे ही बहुत लेंथी हुआ था, देखा होगा आप। तो केंद्रीय बलों में कोणीय संवेग क्या, और इसका क्वेश्चन कौन सा आएगा, बस इसमें जो थीटा डैश है उस वो लिखना है, बस डी थीटा अपॉन में डी टी, तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल। ठीक है, आगे चलो, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है, देखो देखो एक बात बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। देखो फिलहाल कितने बज रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ 1:45। बस इस वजह से कि आप ये ना कहो कि सर आप तो सिलेबस करवा के बैठ गए, बाद में पता लगा एमसीक्यू आएंगे, इसलिए जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय बलों के अंतर्गत कुल ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ये होता है कुल ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, कल देख लेना ये होती है। और अगर आपसे पूछे ना इफेक्टिव एनर्जी, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है ये वाला बस। ठीक है, मैंने देखो थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बलों की प्रभावी स्थितिज ऊर्जा या प्रभावी विभव भी पूछ लेना तो यही होगा। देखो ये तो क्या होता है, टोटल ऊर्जा, और जो भी संरक्षित रहती है, हम सिद्ध किया है नोट्स में देखना। और ये होता है ना ये जे अपॉन में, पर यहाँ पे ना जे की बजाय किससे लिख रखा है, एल से। मैंने बताया एल से लिख लो चाहे जे से। ठीक है, और ये एमसीक्यू भाई कहाँ कहाँ से देख रहा हूँ वो तो मैं ही जानूँ, बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है, पर मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा कर सको उतना करो। तो यू इफेक्टिव ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7वां। 8वां क्वेश्चन,
यदि F केंद्रीय बल है तो निम्न में से कौन सा केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के लिए सत्य है? ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। क्षेत्रीय वेग संरक्षित रहता है, ठीक है। उपरोक्त सब तीनों चीज़ सिद्ध कर चुके हैं, देख लेना नोट्स उठा के, ठीक है। कुछ अलग नहीं करवा रहा हूँ, जो आपको नोट्स में वही करवा रहा हूँ। बस ऐसा बताने का मेरा काम तो बस यही है कि भाई क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसमें से। अब आपको ये नहीं पता, बस वो बताया है मैंने। तो किसी केंद्रीय बल एफ आर इज इक्वल टू माइनस के आर स्क्वायर होता है ना, के आर पावर माइनस एन, ये तो होता है केंद्रीय बल। तो कक्षीय समीकरण में दी जाती है, तो आर इज इक्वल टू ये है। तो जहाँ पी है, पी क्या होता है, जी स्क्वायर अपॉन एम के, यही होता है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलो, किसी केंद्रीय बल एफ आर माइनस के, ये सेम है। तो ये पूछा है कि ई उत्केंद्रता का सूत्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ये उत्केंद्रता का सूत्र है। देख लेना, करवा रखा है, ठीक है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, देख ऐसे चार ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन सही ऑप्शन तो कौन सा है, ये। अब देखो ये और ये तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है एम, कन्फ्यूज करने के लिए भैया, कन्फ्यूज आप हो जाना, कन्फ्यूज है ना पेपर में। किसी केंद्रीय पर एफ आर इज इक्वल टू ये होता है, के लिए कक्षीय समीकरण निम्न में से दी जाती है, पी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। कक्षा परवलयिक होगी यदि, क्या ये कब होगी, तो ई का मान क्या हो, ई का मान 1 से कम हो या बराबर हो या बड़ा हो, बताओ। तो इसमें आएगा ई का मान जब क्या हो, 1 के बराबर हो। अब देखो दो तीन कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी पहले ही। अब इनको बार बार एक जैसा क्वेश्चन, देखो एक तो क्वेश्चन ये बन गया, एक यहाँ का बनता 2, एक इसका बनता 3 और एक इसका बनता 4, 4 क्वेश्चन बन जाते। तो 11 से कितने पे पहुँच जाते, 15 पे। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट, ये देखो लाइन सारी कैसी कैसी लिखनी है। परवलयिक की बजाय क्या था, वर्तीय, तो आपको लिखना ई बराबर 0। परवलयिक की बजाय क्या था, दीर्घवृत्त, कहते लिखना था आपको 0 और 1 के बीच में होगा जब। और अति परवलय आएगा तो एक ई का मान कितने से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा। तो ये कंडीशन पूरा 2 दिन में करवाया था, देख लेना अच्छे से नोट्स खोल के एक बार, साथ में कॉपी रखना, ठीक है। जैसे वीडियो चलती रहे ना, तो वीडियो को रोक दिया करो कि एक बार चेक तो क्यों करो क्या वो आपके नोट्स में है या नहीं है, और नहीं है तो मेरे को बताओ, व्हाट्सएप मैसेज करो, कमेंट करो, कुछ तो करो भाई, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य एक नाभि पर उपस्थित होता है, यह कथन केपलर का प्रथम नियम है, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है, ठीक है। सूर्य से ग्रह को मिलाने वाला त्रिज्या सदिश समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करता है, यह कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है। ये कहता है ना कि जैसे ऐसे है, ये कहता है कि ये क्षेत्र और ये क्षेत्र दोनों क्या, ये A1 और ये A2, तो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ये लंबाई में होता है, ये चौड़ा हो जाता है ना, सिद्ध कर रखा है, देख लेना, ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, इसमें था वो। और केपलर के द्वितीय नियम से किस संरक्षण का, हाँ ये रहा ना, कोणीय संवेग, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रखी है। ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार पथ की अर्धदीर्घ अक्ष की 3 घात के समानुपाती होता है। जो परिक्रमण काल मतलब टी का स्क्वायर है वो इसके 3 घात के क्या होता है। और ये कौन सा नियम है, तृतीय नियम है, ठीक है, तृतीय नियम है। और तृतीय नियम है तो कौन सा, ये, तो ये और ये देखो एक जैसे लग गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट, केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम जाना जाता है, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम से जाना जाता है, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रफल नियम से। और 18वां, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू ये होती है। और देखो जो एफ होता है वो क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और इसको कहाँ ले जाओ, डिवाइड में। तो बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन,
और ये आएगा इधर मीटर स्क्वायर और अपॉन में और किलोग्राम 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 स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसमें ही है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इससे देख के बता सकते हो। वैसे तो देखो एक चीज़ नोट करने वाली बात, देखो ये तीनों में सेम है, फंडा वैसे इसका ही है, इसका फंडा है भाई, ठीक है, इसको देखना। नेक्स्ट चलो, रदरफोर्ड प्रकीर्णन में संगत प्राचल व प्रकीर्णन फाई में संबंध सही ये है, बाकी तो ये गलत करे हैं मैंने तुक्के लगा के कि इसमें सब ये टिक कर दो। सच कोट तो इसमें भी था, सच कोट इसमें भी था, मैं तो जल्दबाजी में ये टिक कर आया, ये कर आया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सही है, जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0 ई। और ई की जगह पेपर में ई की जगह 1/2 mv² भी लिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य से दो ग्रहों की दूरियां क्रम से 10⁻13 और 10⁻12 मीटर है, तो आवर्तकाल देखो T1 समानुपाती, मतलब T समानुपाती क्या होता है, A⁻3 के, T² 3, और मैं इसका A1 लिख, और ऐसे T2 का स्क्वायर समानुपाती 2⁻3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको T1 बटे में T2 इज इक्वल टू A1 बटे में A2, और इन दोनों का जो स्क्वायर है वो इधर चला जाएगा और अंडर रूट में बन जाता है। लेकिन यहाँ पावर में कितनी है, पहले 3 है, तो A1 की वैल्यू दे रखी है आपको 10⁻13, A2 की वैल्यू 10⁻12 और उसकी पावर है 3/2। नोट हो गया ये। अब आगे चलो, अब मैं कह रहा हूँ जो T1 है और T2 है उनकी पावर दे रखी है 10⁻13 और 10⁻12, और ये दे रखा है 3/2। 3/2, ठीक है। तो कट गया, कितना बचा 10, 10⁻3/2, 10⁻3/2 कैसे लिख सकते हो आप, 10 अंडर रूट की मतलब पावर 2, ये 10 ही बना ना, और इसकी पावर में क्या है 3/2, और 2 से 2 काट दो, ठीक है। और अंडर रूट 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो नोट तो कर ही रखा है आपने ना। तो मैं काम कर रहा हूँ, यहीं से तो बताना है, यहीं से बता देता हूँ। देखो अब मैं कहना चाह रहा हूँ, तो 10 की पावर जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट 10 की पावर 3 है, 3 की बजाय हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 10 और अंडर रूट 2, अंडर रूट, हाय भगवान, अंडर रूट 10 की स्क्वायर और अंडर रूट 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 10 इंटू, और ये अंडर रूट 10, और 10 गुना अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये आप 31 नहीं 3.16, 3.16। अरे भाई अंडर 9 की कितनी होती है, अंडर रूट 9 3, और 10 से थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है, तो 3.16 ऐसे अंदाजे कर लेना, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 31.6, 31.6 क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 31.6 अनुपात 1, मतलब जैसे ये ना T1/T2, तो अनुपात 31.6 आ गया, इसके बटे में 1 कर लो तो ये अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सरल आवर्त गति करने पर कण का आवर्तकाल सूत्र है, कण का आवर्तकाल का सूत्र कौन सा होगा बताओ, ऑप्शन नंबर ये होगा। ऐसा मत सोचना कि के और एम इसमें भी था, m/k होता है, ठीक है। और एक दोलक निम्न संबंध के अनुसार सरल आवर्त गति करता है, x बराबर ये दे रखा है, तो t बराबर 2 सेकंड पर दोलक का विस्थापन क्या होगा, देखो
थोड़ा सही तरीके से देखो इसको। ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है भाई, पूछा जा सकता है, पूछा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू टेन साइन 2 पाई, टी की जगह 2 रखो, प्लस पाई बाई 6। एक्स इज इक्वल टू टेन साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6, और 4 पाई में कुछ ऐड करते हो तो एक्स इज इक्वल टू 10 साइन पाई बाई 6 आता है। पाई बाई 6 को कैसे ले सकते हो, 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। इसको हटा देंगे, 2 से कट गया तो 5, 5 1 जा 5, 5 मीटर डिस्टेंस आ गई, ठीक है, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट चलो 23वां, सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं यहीं पे पूछता हूँ, ठीक है, लिख लेना इस क्वेश्चन को आप, कि यदि एक लड़की है, वो है 50 kg की, ज़्यादा वजन हो गया, चलो कम वजन के लेते हैं, 40 किलो की है, और ये ऐसे घूम रही है यहाँ से और यहाँ तक, इसको लग रहे हैं 5 सेकंड, इसका आवर्तकाल कितना है, 5 सेकंड, ठीक है। अब ये लड़की पहले तो 40 किलो की थी, अब एक लड़की और बैठा दी 40 किलो की, कितना किलो हो गया, 80। मास कितना हो गया इसका, 80। अब क्या ये 5 सेकंड ही होगा इसका आवर्तकाल यहाँ से यहाँ तक, जी हाँ 5 सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से आप क्लियर करूँगा मैं आपको, ये इसमें सूत्र में फॉर्मूले में एम कहीं तक नहीं है, तो मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो जितना 5 सेकंड लग रहा था तो वो भी अभी 5 सेकंड ही लगेगा, ठीक है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, ये होता है। अवमंदित दोलक में औसत शक्ति 6 तथा औसत कुल ऊर्जा में मध्य संबंध, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, देख करवा रखा है। 60 डिग्री कोणीय आयाम वाले किसी सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन, सूत्र याद रख लेना, ये वाला लिख दिया नोट डाल के, और नोट में ही करवा भी रखा है, नोटबुक में आपके में, ठीक है। तो करके देख लेते एक बार इसको, देखो 60 डिग्री तो 25 साइन स्क्वायर 60 का आधा, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, और 25 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, और 1 का स्क्वायर A1, और 2 का स्क्वायर 4, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 से 24.25%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मरोड़ी दोलक का आवर्तकाल, मरोड़ी दोलक, देखो दिख रहा ना एक जैसा, आए भगवान, मरोड़ी दोलक का आवर्तकाल कितना होता है भाई साहब, ये होता है, ये नहीं होता, आई ऊपर आएगा, आई, मैंने थप्पड़ मारा तुम्हें, आई ना, आई ऊपर, ठीक है। याद कर लेना कैसे भी, पेपर में कन्फ्यूजन मत होना। LC मतलब कि इंडक्टर, और एक कैपेसिटर, दोनों अगर कोई सीरीज में जुड़े हैं तो क्या होगा उसकी आवृत्ति, आवृत्ति का मान ये होगा। आवर्तकाल पूछ ले तो T इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट में LC, और F पूछा है ना, तो इसलिए 1/में कर रहा है T, 1/T मतलब 1/T हो गया, और इसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी, तो ये बना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दी ना, T इज इक्वल टू क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC, मतलब ये कितना है T, और जब 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, आवर्ती फ्रिक्वेंसी। विशेषता गुणांक का सूत्र, ये 28वां में ये आ जाएगा, ठीक है भाई। 29 विश्रांति काल, विश्रांति काल ये, और यहाँ पे जो एक गामा है उसको क्या बोलते हैं, अवमंदन गुणांक, क्या बोलते हैं, अवमंदन, अवमंदन गुणांक। अवमंदन बल वेग के खालिस्तान होता है, अवमंदन बल वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है, F, अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन, F समानुपाती क्या होता है, V वेग के क्या होता है, समानुपाती, और जब भी क्या आया था, लैम्बडा V,
इसे क्या कहते हैं? अवमंदन गुणांक। अवमंदन गुणांक बोलते हैं ना। चलो ठीक है, आगे चलो। अवमंदन गुणांक की इकाई क्या होती है? देखो, अवमंदन गुणांक क्या होता है? लैम्बडा होता है। लैम्बडा अपॉन में m इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है? 1 अपॉन में तो ऊंचाई इसकी है तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो लैम्बडा इज इक्वल टू m अपॉन में तो की यूनिट क्या होती है? टाइम, सेकंड। ये केजी अपॉन में सेकंड, ठीक है। केजी अपॉन सेकंड, मतलब अपॉन ऊपर चला गया, माइनस में चला गया, इनवर्स में, ठीक है। और अवमंदन दोलक का विशेषता गुणांक Q का मान अवमंदन गुणांक बढ़ने पर होता है। देखो, इसको थोड़ा समझा देता हूँ भाई। देखो, जो Q होता है ना, Q वो क्या होता है? विशेषता गुणांक। वो होता है ओमेगा नोट टो, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाओ, और जो अभी अभी हम बता रहे थे लैम्बडा m इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या होता है? टो। और अगर 1 अपॉन टो के बजाय टो निकालो तो m अपॉन में लैम्बडा। तो q इज इक्वल टू ओमेगा नोट टो की जगह क्या लिखूंगा? m अपॉन में लैम्बडा। अब क्वेश्चन पढ़ो। अवमंदन दोलक का विशेषता गुणांक Q का मान अवमंदन गुणांक बढ़ाने पर, इसका मान बढ़ाने पर तो ये घटेगा। समझ में आ गया ना? ऐसे समझना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कटता है। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 हो तो वर्ष की अवधि होगी। ये ऐसा बोलना चाह रहा है भाई साहब उस्ताद जी। सॉरी, देखो, टी समानुपाती r की पावर 3/2 के होता है। टी ये कह रहा है कि 1/4 कर दो, तो 1/4 करो और 3/2 करो। तो 1/4 को मैं 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बनेगा 1/4। और उसकी पावर में 3/2 है। 2 से 2, 1 का 3 1, 4 का 3 8। समझ में आ गया? 1 का 8 वैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां का आया, वर्तमान का 8वां भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल किसके समानुपाती है? माध्य स्थिति से विस्थापन 34वें में वेग पर तो नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर ये तो होता है F इज इक्वल टू -kx। यह आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 35वां। एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है। यदि लड़की झूले पर खड़ी हो जाए, अब इस लड़की को खड़ा कर दिया, पहले क्या था? डबल बैठा दी, एक की वजह तो जो अपना आवर्तकाल का सूत्र क्या था? टी इज इक्वल टू 2π√L अपॉन में जी। मेरी बात समझना, ये झूला था, ये लड़की पहले तो बैठी है, अब खड़ी हो गई, तो जो इसकी लेंथ है ना, ये जो L है वो थोड़ी कम हो गई। लेंथ कम होगी तो आवर्तकाल का मान भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सरल आवर्त गति में क्या होता है? कला का मान नियत रहता है? नहीं। गतिज ऊर्जा का मान नियत होता है? नहीं। स्थिति ऊर्जा का मान नियत होता है? नहीं। आयाम का मान नियत होता है, ऐसे पढ़ा ना, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस में फाइव। तो ये हमेशा नियत है, ठीक है। और सेम ऐसे कैसे मैंने ये क्वेश्चन तैयार कर दिया कि सरल लोलक का आयाम दोगुना करने पर वेग का अधिकतम मान कितना होगा? अरे भाई, अभी बताया आयाम क्या हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ क्या आयाम का मान क्या होता है?
नियत बोले तो क्या हो जाएगा, अगर इसको दुगना किया था, दिमाग का दही बन गया ना, इसको दुगना किया था तो दुगना ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सरल आवर्त गति करते कण की, अरे यार पढ़ा भी नहीं चाह रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स, आँख दूर करने लग गई भाई। देखो कितने बज रहे हैं, तुम देखो तो सही, तो मजाक लगता है। 2:07 हो गए। देखो तो सरल आवर्त गति करते कण की साम्य स्थिति से x दूरी में परिस्थिति ऊर्जा होती है, ये होती है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये होती है इसकी गतिज ऊर्जा, याद रखना। ये तो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा। और जैसे ही गतिज ऊर्जा में x की वैल्यू रखेंगे ना, ए साइन ओमेगा टी ऐसे, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब फिर एवरेज निकालेंगे। और एक बात और याद रखना, मैंने बता रखा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज और कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या आता है, दोनों का 1/2, ठीक है। और अगर पूछ ले कोस 2 ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी, उसकी क्या आता है, 0। तो उससे ही मैंने ये किया है, ठीक है। सरल आवर्त गति कर रहे कण की औसत गतिज ऊर्जा, औसत निकालोगे तो देखो, वैसे यहाँ रखना, तो ए स्क्वायर तो ए बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर। और कोस स्क्वायर का क्या होता है, 1/2 और 1/2 और ये 1/2 1/4। और एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, के। और ए स्क्वायर, हे भगवान, ठीक है, आ गया समझ में, शाबाश। 40वां, एक स्प्रिंग में लटके एम द्रव्यमान का कोई दोलनकाल टी है, टाइम पीरियड, और स्प्रिंग को काट कर आधा करके उस पर दुगुना भार लटका कर दोलन कराए जाते हैं, तब दोलन काल होगा। देखो कैसे क्या कह रहा है, इसको इतने रहना। तो अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो टी होता है हमने पढ़ रखा है 2πm में के, दुगना तो मास लटका दिया, जब उसको आधा किया है ना, तो के जो नया जो बना के डैश, वो भी कितना हो जाएगा, 2k। तो ये भी 2k, 2 से 2 कट गया, तो m और k मिल गया ना दोबारा से, ठीक है भाई, दुगना हो गया। और इसको स्प्रिंग को आधा करने पर ये दुगना हो जाता है, ठीक है। तो के डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2k। तो ये हो गया टोटल, पहले जितना ही हो गया। तो टी और टी डैश दोनों क्या आ गए, बराबर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि मास भी बढ़ा तो अपना के की वैल्यू बढ़ेगी, दोनों डबल डबल हो गए। अब इसको स्पीड से देख लो, केंद्रीय बल कैसे होते हैं, सर्ची होते हैं, डेल क्रॉस एफ क्या होता है, इसका 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, क्षेत्रीय वेग क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति के समीकरण का सामान्य हल क्या होता है, ये होता है, बस यहाँ पे 1/4 की जगह 1/u करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलो, केंद्रीय बलों के लिए कोणीय संवेग सक्षम नियम किस राशि की निश्चितता को व्यक्त करता है, क्षेत्रीय वेग को। और जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान दो था ना, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान, इनके मध्य संबंध क्या होता है, mi इंटू एम जी। और ग्रेविटेशनल मास, और इसको क्या बोलते हैं, आई को इनिशियल मास, ठीक है। गृह अरे क्या गृहीय गति के लिए क्या प्रकार तृतीय नियम, ये होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि आवेशित कण का नाभिक पर संगत प्राचल शून्य हो तो प्रकीर्णन कौन होगा, ठीक है। इसको थोड़ी तरीके से समझना, अच्छे से समझना। इसको आ जाए यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे करते, ओहो यहाँ पे देख लो, देखो भाई, b इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, b इज इक्वल टू पढ़ा है z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन में 4 पाई
देखो मैं जल्दबाजी में मेरे आँख से देखने में कोई गलती हो, पढ़ने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो अपन खुद देख लेना भाई, ठीक है। मेरी गलती नहीं है, मेरे को ऐसे दिख रहा है। तो देखो ये p की वैल्यू क्या पूरा संगत प्राचर का मान शून्य हो, तो ये शून्य है, तो ये इसके बटे कर दिया ना सारा बेड़ा कर। चलो देख लो, ये इसके बटे में जाएगा, जीरो के बटे में, यहाँ जीरो के बटे में आएगा, तो ये जब भी क्या बनेगा जीरो ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोट फाइव बाई टू। अब ये समझ लेना बस, मैं जो दोबारा बता देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कोट 5/2 इज इक्वल टू जीरो। बस ये समझना है मेरे को कि कोट 5/2 इज इक्वल टू कोट कितने डिग्री पर जीरो होता है, ये होता है π/2 पर जीरो होता है π/2 पर। तो कोट से कोट कट गया, 5/2 इज इक्वल टू π/2, 2 से 2 कट गया, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई। और पाई को ही क्या कहते हैं, तो 180 180 डिग्री। तो इसमें नोट कर लेना है, कॉपी में चेक करूँगा मैं। तो ये आपका सी ऑप्शन, ठीक है। और ये अब इसको ऐसे देख लो, यदि अवहित कण नाभिक संगत प्राचर का मान अनंत हो, बी का मान क्या रखना, अनंत, और कोट 5/2, और अनंत पर अनंत होगा तो ये होगा कोस 0 डिग्री पर अनंत होगा, तो वो कितने पे था, 5/2। और एक कोट है, ये कोट से कोट कट गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, तो पाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। बच भी रहा है कि नहीं, हो गया बस, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ना तो लाइक करना ना शेयर करना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो देख लेना। मेरे को ना तो सब्सक्राइबर बढ़ाने ना मैंने कुछ भी नहीं करना, बस आपके लिए टाइम निकाल के बनाइए वीडियो, ताकि ये ना कह सको कि सर पढ़ाया अलग तरीके से आ गया MCQ, ठीक है। अब ये बहाना नहीं चलेगा, अच्छे से पढ़ना, अच्छा रिजल्ट देना, बड़ी उम्मीद के साथ आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।